सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर और मरीज़ की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो की तफसील जो सामने आई है, इसके मुताबिक मरीज़ को मुफ्त चेकअप करने की बजाय डॉक्टर साहब ने गाना सुनने की सूरत अपनी फ़ीस वसूल की। ये वाक़या साहिवाल का है और वीडियो में मौजूद डॉक्टर सैयद गज़नफ़र से इस हवाले से आज कुछ देर बाद हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। इस वीडियो का पैगाम ये भी है कि इंसान चाहे तो वसाइल ना होने से मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि हर मसले का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है, परेशानी से बचा जा सकता है। इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी परेशानी महंगाई है। रुपया बेकदरी की नई पस्तियों में गिरा है। डॉलर 173 की नई रिकॉर्ड बुलंदियों पर है। पेट्रोल फिर से महंगा होने की खबरें अवाम का दिल दहला रही हैं। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपये महंगा होने का इम्कान है। फैसला वजारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म की मुशावरत से करना है। बिजली की बात करें तो फ़ी यूनिट कीमत भी 2 रुपये तक इजाफे की खबरें हैं। अब ये खबरें सुनकर अवाम घबराएं ना तो क्या करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर नई तसल्ली दे दी है। वो नई तसल्ली लेकर आ गए हैं। कहते हैं महंगाई की ये लहर आर्जी है जो सी पैक मनसूबों की रफ्तार तेज़ होने से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब अवाम का हाल ये है कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता, क्योंकि 3 साल से यही तसल्लियाँ सुनते सुनते अब अवाम के कान पक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी क्या करे, कभी IMF के मुतालबे, कभी कोरोना के झटके और कभी अपोजिशन के सियासी धक्के उसे संभलने ही नहीं दे रहे। फिर भी कोशिश जारी है और अब हुकूमत डॉलर कमाने का नया तरीका ढूंढ निकालने की कोशिश में एक तरीका निकाल लाई है। खबर यह है कि भंग की काश्त अब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी होगी, जिससे तैयार होने वाली मसनूआत से 3 साल में $1 अरब ज़र मुबादला हासिल होगा। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने आज भंग की काश्त के सरकारी मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिससे हासिल होने वाली भंग टेक्सटाइल और अद्वियात साजी में इस्तेमाल होगी। यह मनसूबा कामयाब होता है या नहीं, इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की किस्मत क्या है, इसके लिए हुकूमत 7 सरकारी बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के सुपुर्द करने में कामयाब हो गई है। क्या ये बिल पास भी होंगे? ये हुकूमत की कामयाबी है या अपोजिशन की नाकामी? आगाज इसी से करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ है। बाबर डोगर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो आ नहीं रही, आ गई है। हुकूमत बार बार कह चुकी है जो करना है कर ले, अब तो मुश्तरका इजलास है, ये तो पास हुकूमत करवा लेगी। पहले भी इसी तरह बिल पास करवाए उन्होंने। उसामा साहब, अगर इसकी मैं किसी कोई इसका जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो एक न्यूट्रल अदारा था, इंडिपेंडेंट अदारा था। उसका काम था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई कंसेंसस पैदा करता। बजाय कंसेंसस पैदा करने के वो एक पार्टी बन गया और गवर्नमेंट जो थी उसके साथ एक ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी। ठीक है, मिनिस्टर जो है उन्होंने ओवर स्टेपिंग की, ओवर डूइंग की, उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें की, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। लेकिन इशू जो है, सवालात जो हैं वो तो खड़े हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट का जो 2017 का जो सेक्शन 103 है वो बड़ा क्लियर है। वो पढ़ लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब इन्होंने खुद या तो इलेक्शन कमीशन इसको ख़त्म कर दे, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को और जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें एज अ पायलट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी करवाएगा और उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाएगा। ज़रा मुझे बता दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि पिछले 3 साल में जितने भी इलेक्शन हुए उन्होंने कितनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई, कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। इसके बावजूद किसी एक इलेक्शन में ना उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का करवानी मुनासिब समझी, ना एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो उनके अपने कानून में लिखा हुआ है। फिर इसी कानून का जो आर्टिकल 94 है वो भी पढ़ लें, वो बड़ा क्लियर है कि जनाब वोटिंग बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जनाब जो भी इलेक्शन होगा उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी वोटिंग करवाई जाएगी।
मुझे बता दें कि ये जितने भी इलेक्शन हुए 2018 के बाद अभी तक कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उन्होंने शामिल किया, कितनी दफ़ा एफर्ट की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको एज पायलट प्रोजेक्ट उसमें शामिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्शन कमीशन की नीयत ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं है। आपकी नज़र में जब इनका अपना लॉ बना हुआ है, जब जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बाय पोल्स में ये करवाना है। ठीक है, तो ये जवाब दे दे कि कितनी दफा करवाया, इसको कितनी दफा चेक किया, कौन सी खामियां सामने आई, कौन सी मुश्किलात सामने आई, बगैर चेक किए, बगैर कुछ किए आपने 37 पॉइंट रेज कर दिए कि जनाब ये मसाइल है। अब तो ये नजर आ रहा है गुलाम नबी साहब के तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ठीक है वो कर रहे हैं। तो फिर जब आप पार्टी बन जाएंगे, वो बंदा दादा जो न्यूट्रल था, जिसने दोनों पार्टियों को बिठाना था, जिसने सिस्टम को चेक करना था, जब वो चेक ही नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलना था जो निकल रहा है। अच्छा, तो अब ऑपोजिशन तो कह रही है गुलाम नबी साहब के जी धांधली का आगाज हो गया, यानी अब जो 2023 में इलेक्शन होने हैं वो तो होता था कि इलेक्शन के बाद हम शोर सुनते थे जी ये धांधली हुई है, वो अभी से हो गई है धांधली, अब तो मुतनाज़ा होगा इलेक्शन। बिल्कुल मुतनाज़ा होगा, क्योंकि खैर इलेक्शन इस EVM के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, और जब ये मुश्तरका इजलास में आएगा और वहाँ से ये पास करवा लेंगे, फिर उसके बाद इसके मराहल और भी हैं, और फिर जब तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ खड़ी होंगी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन साथ खड़ा होगा, तो फिर वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो देखेगी कि इसका हशर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। अच्छा। दूसरी बात, एक क्या पाकिस्तान में यही मसला रह गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है हमने, और तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए ना? नहीं, सिर्फ यही सबसे बड़ा मसला है सर। मसला तो ये है ना, तमाम मसले हमने हल कर लिए हैं। सर हुकूमत जिससे बनती है वो प्रोसेस ही जब आप सही नहीं कर सकेंगे तो बाकी तो सारे मामला देखिए। और कोई मसला इस वक्त गाजी साहब, इस वक्त कौन सा मसला है पाकिस्तान के लिए? इस वक्त सबसे मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए ना, अगर कोई दिमाग, कोई चैम्बर हमारा इसमें कुछ हो ना, तो सबसे अहम मसला इस वक्त वो सेंटर्स की करारदाद है जो कानून साजी के लिए अमेरिका में पेश की जा चुकी है कांग्रेस में, और वो जिसके ऊपर काम जारी है, और जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाने की बात की गई है और पाकिस्तान से हिसाब मांगने की बात की गई है। अगर किसी ने कोई जॉइंट सिटिंग बुलानी है ना, तो इसके ऊपर बुलाते। ये एक ही मसला सिर्फ यही है, बाकी अवाम खुशहाल हो गए हैं, अवाम को किसी को कोई मसला नहीं रहा, सरकारी मुलाजमीन भी दूधों नहा रहे हैं, शहद पी रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान जो है वो मसाइल ख़त्म हो गए उसके, और सिर्फ एक ही मसला रह गया कि EVM जो है वो लगाओ और कम से कम हम उससे दोबारा आ सकते हैं, उसके अलावा तो अवाम ने हमें जूते मारने हैं। जी भाई, बात ये है कि EVM को अगर आपने लगाना है तो उसका कॉन्सेंसस बिल्ड करना भी आपका काम है। कॉन्सेंसस के बगैर आप तो कहते हैं कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी। नहीं सर, अब तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई बात नहीं करनी, इशारे दिए शहबाज शरीफ साहब से बात करने के। नहीं, कोई नहीं, उन्होंने कहा नहीं बात करनी, हमने अपोजिशन से कोई बात नहीं करनी, चेयरमैन नैब के हवाले से बात नहीं करनी, ये तो नैब ज़दा हैं, ये तो फलां ज़दा हैं, ये तो वो तो अब शहबाज शरीफ साहब सर गिर कर जख्मी हो गए हैं, तो अब मरियम साहिबा के बयान चलने लग गए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब तो सामने नहीं आएंगे, तो इस वजह से शायद ये हो रहा है कि 3 साल से आप कह रहे हैं ना, ये आप क्यों कह रहे हैं? 3 साल तो गुजर गए हैं, 1.5 साल रह गया। किसने देखा है कि वो गिर के जख्मी हुए हैं? मुल्क की सलामती को खतरात लाहक है, मुल्क की सलामती के मामलात हैं। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। हमारा डॉलर ड्रेन हो रहा है, हमारा अनाज ड्रेन हो रहा है, हमारी सूरत हाल वो वहाँ पे साथ वाले मुल्क में अफ़गानिस्तान में मसाइल का सामना अगर उनको करना पड़ता है तो वो आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे ऊपर आएंगे, और उसके साथ अमेरिका ने प्रेशराइज करने के लिए हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी है। तो अब इस सारी सूरत हाल में क्या कौन सा हल है हमारे पास? हम 2023 के इलेक्शन जो हैं वो किस तरह करवाने हैं, भूल जाएं, जिस तरह होते रहे उस तरह हो जाएं। मेरा मतलब है, मेरा ये मामला चल रहा है भाई, पहले मुल्क की सलामती के लिए तो बात कर लो, कुछ सोच लो कि महंगाई को कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिजली सस्ती की जा सकती है, नहीं की जा सकती। आप जो बातें कर रहे हैं क्या यही बात है, हमने आगे करनी है, आप लगाएं। गुलाम साहब, हमने आगे बात की बजाय आप ना ख्याल
आप ऐसी वोटिंग मशीन दिमागों में फिट करवा दे, चिप लगवा दे लोगों के कि वो सोचें कि मैंने बैट को वोट डालना है, उसका वोट उधर चला जाए। इसी तरह की चिपें बनवा के लोगों के दिमागों के अंदर लगवा दें। लेकिन खुदा के लिए पहले मुल्क की सलामती के लिए सोच लें, पहले जो खतरात लाक है मुल्क को उसके लिए सोच लें, उसके जो अवाम भूख से मर रही है उसके लिए सोच लें। वो जरूरत ही कोई नहीं। सर पॉलिटिकल प्रोसेस अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तभी आप जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं मुल्क की सिक्योरिटी, वो भी तो इसी से जुड़ी हुई है, मुल्क की इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है, वो आपकी बात सही है। लेकिन अब क्या करें, मतलब आपके ख्याल से हुकूमत को अब इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और पीछे चली जाए और कहे कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और ठीक है ये 2023 के इलेक्शन भी इसी तरह से हो जाएं। और सबको पता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी यही होगा, जो भी हारेगा उसने कहना जी ये सिलेक्टेड है या ये इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई थी, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। चाहे तहरीक इंसाफ आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, तब इन्होंने भी करना है कि जी हम तो ईवीएम का कहते रहे आज, वरना इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते। बाबर साहब आप क्या कहते हैं इस पर? उसामा साहब, मसला ये है कि इलेक्शन जो है ये एक सबसे बड़ी एक्टिविटी है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए, और ट्रांजिशन ऑफ पावर उसी के ज़रिए से होनी है। और एक चीज़ जो है वो कानून में दी हुई है। मेरा मतलब है जब लिखा हुआ है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, नहीं हुआ। अब मुझे एक बात पता है, मैं एक चीज़ ये जिस तरह से गुलाम मुर्जा साहब कह रहे हैं कि जनाब बाकी इतने सारे इशूज हैं, आप ईवीएम पे फंसे हुए हैं, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हो जाना है, ईवीएम ख़त्म हो जानी है, उसके बाद आगे बेताशा है। और एक टाइम में एक चीज़ तो नहीं है, ज़ाहिर बात है इकनॉमिक फ्रंट पे गवर्नमेंट की अलहदा पॉलिसीज है, उस पर सोच रही है, या बाकी चीज़ों पे सोच रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, और वो उधर भी कोई ना कोई पॉलिसीज़ हैं। अगर अमेरिका में जब सेनेट में बिल है तो मुझे पता है अपोजिशन क्या कर लेगी। अपोजिशन पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दे तो क्या वह अमेरिका में बिल नहीं आएगा, क्या रुक जाएगा? सर उसका हमने किस तरह से सर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको देखें उसामा साहब, उसामा साहब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियासत है वो उस पर कुछ ना कुछ कर रही है। ये नहीं है कि चुप करके बैठी हुई है, वो उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग भी कर रहे होंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में शोर मचा ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका की जो डिमांड्स है पाकिस्तान से वो पार्लियामेंट में लाई जाए। हो सकता है कोई बहस करके कोई रास्ता निकल आए कि कौन सी डिमांड है उसकी मानी जा सकती है और उससे हम इस चीज़ से निकल आए। अब 90 की दिहाई में भी पाबंदियां, अब फिर पाबंदियां, पहले ही आप मुआशी तौर पर मुश्किल में हैं, तो इससे देखिए ना स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन मुझे एक बात बताएं, अमेरिका की डिमांड जो है, अमेरिका की डिमांड जो है वो पार्लियामेंट कैसे पूरी करेगी? सर पार्लियामेंट ये तो बता सकती है ना, उसमें सामने लाई जाए कि चले फर्ज करें अमेरिका कहता है जी मिनट दे दो, चले हम नहीं मान सकते, वो फिर कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि यहाँ से ड्रोन उड़ाने की इजाज़त दे दें या गुजर जाएं, जो भी उनकी है डिमांड, उनमें से हम निगोशिएट तो किया जा सकता नहीं जी हमारी पार्लियामेंट में हम लेकर आए हैं आपकी डिमांड, वो नहीं मानती। सारी दुनिया को पता लगे कि अमेरिका हमसे क्या चाह रहा है। जब बिल तो आ लेने दें, अच्छा डिमांड तो सामने आ लेने दें, या पार्लियामेंट का इजलास पहले बुला लें, पहले कमेटी बिठा लें, में तो सिर्फ पाबंदियों की बात है कि ये एंटीसिपेट करके कि ये होने वाला है। उसमें तो बिल जो आया है जो भी सामने आएगा जब पता चलेगा तो उन्होंने 20 साल की तहकीकात करनी है। चलिए ये बात सही है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि क्या आपकी नज़र में अब हल नज़र आता है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर ईवीएम नहीं आती तो ये लोग रोएंगे अपोजिशन वाले, तो उनको तो फ़ायदा है, गवर्नमेंट उनकी है, धांधली उनके लिए करवाना ज़्यादा आसान होगा इस तरह से। देखें अगर वो इमरान खान साहब का वाकई जो ये बात कहते हैं और उसके ऊपर उनका पूरा यकीन है कि अगर ईवीएम ना लगी तो अपोजिशन रोएगी, तो वो तो खुद कहते हैं कि मैं अपोजिशन को रुलाने के लिए आया हूँ, रुलाऊंगा, रुलाता रहूंगा। तो वो अगर रोने का बंदोबस्त खुद हो रहा है तो वो क्यों ईवीएम के ऊपर जा रहे हैं? तंग भी तो आ गए ना, बात कुछ पहले दिन से 3 साल हो गए हैं। नहीं, रोने से तंग नहीं आए। वो तो कहते हैं कि दिन अभी तो तोसी दी जा रही है चेयरमैन नैब को मजीद रुलाने के लिए, उनको टारगेट दिया जा रहा है 4 माह का, इस 4 माह के अंदर आपने किस किस को करानी है सजाएं और किस किस का केस किस तरह से ट्रायल पे चलाना है, आप बता दें कैसे आगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे? सर मैं अगली खबर पर जाना मेरी देखें ईवीएम के बगैर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली बात, कॉन्स्टिट्यूशनली आगे इलेक्शन होते नहीं है क्या? सर जहां जहां ईवीएम इस्तेमाल हुई है वहां की रिपोर्ट पढ़ लें, आप रशिया की रिपोर्ट पढ़ लें, आप देखें, आप ये अभी पुतिन का इलेक्शन हुआ, आप रशिया में चले जाएं, रशिया से खबरें पढ़, आप दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हुई है वहाँ पे आप उसकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, वो मैं आपकी बात मान ली कि ईवीएम पाकिस्तान में एक इलेक्शन बता दें। मैं जो मुतराज़ा नहीं, ईवीएम के कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ ईवीएम से फ्री एंड फेयर थे। मैं तो कहता हूँ क्लाउड टेक्नोलॉजी लाएं, दिमागों के अंदर चिपें लगाएं,
लोग जो सोचें उसको वोट चला जाए और पता चल जाए इसके ये वोट हो गया है, तो वो चिप लगा के काम किया जाए। लेकिन बात ये है कि ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है साहब। इस प्रोसेस के लिए तमाम सियासी पार्टियों को आज आप फॉर्म में, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी हम भी चोरी की वजह से आए थे, हर इलेक्शन चोरी हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के दौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो कहते हैं जी हमने भी इलेक्शन चोरी करवाए। अब आप मुझे बता दें इससे बढ़कर कोई बात है? वो तो अपोजिशन में बैठे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि हमने चोरी की है इलेक्शन हमेशा। वो उनका अगर पूरा बयान पढ़ेंगे तो वो शायद हम वो पूरी बात ही ना कर सकें कि एंड के ऊपर उन्होंने बात की थी कि इलेक्शन कहाँ से चोरी होता है और कौन चोरी करता है। तो वो ये एक जुमला मैं इस पे याद है। एक मिनट छोड़ दें, मुझे एक बात बताएं इसको ये खबर है सर, एक मिनट नहीं अब सर इसको दूसरी खबर के साथ हमेशा एक मिनट ठहर जाएं। चले इलेक्शन चोरी की बात ईवीएम के जरिए होगी क्या? जब 1990 का इलेक्शन हुआ और जब IGI बनी थी तो क्या वो इलेक्शन चोरी नहीं था? क्या उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यूज़ की गई थी? उसके बाद 2002 का इलेक्शन जो था उसको देख लें। उसके बाद 2018 का इलेक्शन जिस तरह नूली कहती है कि जी प्री पोल रिगिंग थी, तो क्या ईवीएम प्री पोल रिगिंग रोक लेगी? क्या नूली या पार्टियों के बंदे जब टूट रहे होंगे तो ईवीएम क्या करेगी? और सर जिन्होंने इलेक्शन चोरी करना है ना या करवाना है ना, तो वो ईवीएम के मोहताज नहीं है। उनके पास 10,000 तरीके और भी हैं। इलेक्शन से पहले आधी पार्टी लगा हो जाए या पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी परेशान है। डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, 170 से ऊपर जा चुका है। ये तो बैंक आपको कहेगा, लेकिन वैसे आप मार्केट में चले शायद 173-74 पर आपको मिले। ऊपर से खौफनाक खबर ये आ गई है जी, अगले साल फिच की रिपोर्ट है, रेटिंग एजेंसी है, ये माशी तौर पर ये सब देख रही होती है मुख्तलिफ ममालिक की कारकर्दगी, पूरी दुनिया में क्या होगा, ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। वो कह रहे जी 180 रुपये तक जा सकता है डॉलर। तो डॉलर महंगा होने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप बाहर से ख़रीद रहे हैं वो सब महंगी हो जाएगी। तो सबसे बुनियादी चीज़ है पेट्रोल। अब 1 अक्टूबर, हर 15 दिन के बाद रद्दबदल होता है, तो अब 1 अक्टूबर को कहा जा रहा है जी 5 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा हो सकता है। अब ये सब बातें नज़र आ रही हैं और यकीनन इससे लोग परेशान होंगे। बिजली कीमत 1 रुपये 95 पैसे फी इजाफे का इम्कान है। मैंने जिस तरह बताया कि एक नई लहर, और ये सब देख रहे थे, एक नई लहर आ रही महंगाई की। मगर गुलाम नज़र साहब देखिए, ये फैक्ट्स हैं, लोगों को इससे परेशानी होगी, तकलीफ होगी, पहले ही लोग परेशान हैं। मगर क्या हुकूमत ये जानबूझकर कर रही है? हुकूमत की नाअहली है, वो खुद को बदनाम करना चाह रही है? इनके कंट्रोल में ही चीज़ें नहीं हैं, या कि जी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं? अभी मैं देख रहा था बरतानिया में जनाब लाइनें लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर फौज बुला ली गई है। तो क्या ये जो हुकूमत बात करती है कि जी ये वबा की वजह से सप्लाई चेन में मुतासिर हुई, हर तरफ महंगाई है और रीजन में हमारा तो पेट्रोल अभी भी सस्ता है, तो क्या ये हुकूमत की बातें मान लेनी चाहिए कि हर तरफ ही इस वक्त ये मसला है और हुकूमत भी परेशान है? उसामा गाजी साहब, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है अकरबा परवरी, अपने करीबी लोगों को नवाजना। जब आप इस तरह के काम करते हैं, कोई भी हुकूमत या उसके ज़िम्मेदारान के अपने करीबी लोगों को नवाजने के लिए आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी भी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो फिर आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो एक स्पीड के साथ जंप करते हैं और आपके मुल्क में डॉलर की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है, डॉलर कम पड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बाहर से मंगवाई जाने वाली गाड़ियों की, ये इसके साथ लिंक्ड है कि कितने अरब खरब रुपया पाकिस्तान से गया, वो डॉलर की शक्ल में ही गया है यहाँ से, और पीछे डॉलर कमज़ोर हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ, रुपया आज भी दोबारा कमज़ोर हो रहा है। सही। अब इसके ऊपर अगर आप ये कहें कि हुकूमत की नाअहली है, देखें आप कुछ भी ना कहें, जी बात ये है कि इक़्तिसादी इशारिये दुरुस्त करना, ठीक रखना, अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसों का अरेंज करना और पैदावारी सलाहियतों का बढ़ाना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की। ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। हम तो अपना जो काम है ईमानदारी के साथ 8 घंटे की बजाय भी 10 घंटे भी कर रहे हैं। हर मज़दूर अपना काम, अपनी मजदूरी कर रहा है, सनतकार अपने काम कर रहे हैं। जो पॉलिसीज़ बनाना किसका काम है? पॉलिसीज़ बनाना हुकूमत का काम है। और ये तो अभी 300 अरब डॉलर जो था वो किसी के मुंह के ऊपर भी मारना था और भी बहुत कुछ करना था। तो अभी तो हमें 6 बिलियन डॉलर जो है वो अभी पूरा मिला नहीं है, और जब किस्त लेनी होती है हम जाके उनके दर पे बैठ जाते हैं,
अभी भी 2 अक्टूबर 4 अक्टूबर से दोबारा मुज़ाकरात होने हैं IMF से जी। और फिर वहाँ पे जाके उनके दर पे बैठना है। वो कहेंगे कि हम देते हैं आपको $500 मिलियन, बढ़ाएं ना ज़रा 10 रुपये बिजली का रेट, बढ़ाएं ज़रा पेट्रोल के रेट, और ये करें वो करें। वो बराह रास्त कहते हैं कि खून चूस लो अवाम का। और ये वो आपकी बात ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि आप एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़रूर सब्सिडी दें, लेकिन इस तरह जितनी बिजली आप महंगी बना रहे हैं वो उतनी आगे बेचे भी, क्योंकि आपका सर्कुलर डेट जो है 2000 अरब से ऊपर चला गया है, आपकी इकोनॉमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी ये भी वजह होती है। बात कहने की है, बात है कहने की कि आप बिजली बहुत महंगी बना रहे हैं। आप नेपरा के पास जो बिजली बनने के रेट्स जाते हैं, जब तमाम कंपनियां जेनकोज अपने बताती हैं कि हमने कितना फ्यूल लिया और उसकी फ्यूल की कैसे बिजली बनाई। अब ये कोताहियाँ कि अगर आपने जो 2 वे चलने वाले आपके गैस और फर्नेस ऑयल के ऊपर चलने वाले जो बिजली के प्लांट्स थे, वो आपने LNG नहीं मंगवाई टाइमली और वो नहीं चलाए LNG पे, और आपने 25 रुपये यूनिट फर्नेस ऑयल के ऊपर बनाई बिजली। इन्होंने तो ये किसका कसूर है? मुआहदे ही शायद कम किए होंगे, पिछले मुआहदे भी तो हैं जिनकी वजह से आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है कि बिजली खाना अगर वो बिजली नहीं भी बना रहा, बिजली का कारखाना, तो आपने उनको पैसे देते रहना है। यानी बिजली की पैदावार की सलाहियत ज्यादा है, ट्रांसमिशन का नहीं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म आज उन्होंने इफ्तिताह किया है जो मटियाली से लाहौर तक ये आर्गुमेंट भी, अगर आप करेंगे जी अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग की कैपेसिटी की बात करते हैं ना, कैपेसिटी चार्जेस की बात करते हैं, गर्मियों में तो इतनी लोड शेडिंग होती रही, अगर फुल कैपेसिटी हम चलाते तो हमें तो ज़रूरत थी, हम क्यों नहीं हमने चलाए फुल कैपेसिटी? 4 महीने भी आप फुल कैपेसिटी चला लेते, आपके जितने कैपेसिटी चार्जेस थे वो सारे एडजस्ट। सर्दियों में ना, सर्दियों में आपने नहीं चलाया कैपेसिटी के ऊपर, बंद भी रहते हैं, सर्दियों में बंद रहते हैं तो उनको फिर भी जाते हैं। सर ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का मुझे बाबर डोगर साहब से भी बात करनी है। संतें तो हमारी चल रही हैं, सर्दियों में हमारे पास हाइडल कंटेंट किधर होता है? सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, 6500 मेगावाट बाहर निकल जाता है। बाबर डोगर साहब, ये आर्जी है, महंगाई की लहर आर्जी है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है, और CPEC वो कह रहे हैं कि हम इसको तेज़ करेंगे। कोरोना की वजह से CPEC ज़रा स्लो हो गया था, और चाइना भी $3.5 अरब जो कराची के हवाले से अब एक प्रोजेक्ट आ रहा है कोस्ट लाइन का, उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो थोड़ा सा शायद मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो बात बिल्कुल गुलाम नबी साहब ने सही कही है कि जी वो इंपोर्ट्स हमारी इतनी बढ़ गई, वो इसलिए था कि इकॉनमी चले, ज़ाहिर है चले, गाड़ियाँ भी अगर सस्ती कर रहे हैं तो आएंगी, तो एक मार्केट में आएंगी, लोगों का कारोबार चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो लेकिन वो ज़रा मसाइल उसमें हो गए हैं, तो अब वो दोबारा वो महंगी करने जा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोई इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। इमरान खान साहब कह रहे हैं आर्जी है ये सारा जो एक लहर आई है महंगाई। शुक्रिया साहब, मेरा ख्याल है कि आज मैंने चुप्पी रहना है। मुझे पता था आपने जो बात पहली बात तो ये है कि उसामा साहब, इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम $80 जो तेल है $80 पर बैरल जो हाईएस्ट सतह उस पर पहुँच गया है। इस साल के एंड तक इसने $90 फी बैरल पे जाना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़नी हैं और पाकिस्तान में भी बढ़नी है। अब अफ़गानिस्तान का सिनेरियो आपके सामने है, डॉलर आपके पास कम हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में डॉलर फ्लाइट कर रहा है, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, आपको चीज़ें ज़्यादातर बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, डॉलर उधर जा रहा है। ये चीज़ें अब गवर्नमेंट इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उस पर बात करनी चाहिए। जी। आज खान साहब ये कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस, और सरकार गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है, मैंने आपने नहीं करना। सर मैं कोशिश करूंगा ब्रेक के बाद में टाइम दूं, बहुत माजरत, ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जी हुकूमत अब करने क्या जा रही है, किस तरह से जनाब ये हमें जो डॉलर्स की ज़रूरत है तो हम अब भंग उगाएंगे और उससे हम डॉलर्स कमाएंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी, बाबर डोगर साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकती तेल की, पेट्रोल की, और उसी से फिर सारी इकोनॉमी दुनिया में ये है उस पर बेस कर रही होती है, डॉलर है और उस पर आप समझ लें पेट्रोल, इसको ब्लैक गोल्ड इसीलिए तो कहते हैं कि जनाब इस पर सारी दुनिया चल रही होती है और उससे फिर ये कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो उस पर बाबर डोगर साहब आपका ये ख्याल है कि जी गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर सकती है वो करे, तो उसमें सर एक एक्सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, उसमें बढ़ा सकती है। डॉलर में आमदनी आपने करनी है ना, खरीदो फरोख्त, तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आपके पास इतने डॉलर्स आ जाएं, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके बड़े हों
आप बाहर से महंगा बेशक खरीद लें तेल, यहाँ सस्ता दे दें, टैक्स भी ना उस पर लें आप, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है। जब तक वो नहीं हो जाता तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट ले आई है भंग की काश्त का, और ये $1 अरब इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशियात फवाद चौधरी साहब ने बात कही है, और उन्होंने तो ये तक कहा है कि $25 अरब की ये मार्केट है। चीन में 40,000 एकड़ पर भंग काश्त हो रही है, कनाडा में 1 लाख एकड़ पर भंग काश्त की जा रही है। तो बाबर डॉक्टर साहब, ये हुकूमत के प्लान्स हैं, कुछ ना कुछ तो चले कर रही है। देखिए माशाल्लाह, मैं दाद दूंगा कि इमरान खान साहब के पास जितने ज़हीन और फ़तीन लोग हैं और जितने बड़े बड़े दिमाग हैं, यकीन जाने यही दिमाग ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भंग जो है वो उगा कर हम दुनिया में अरबों डॉलर कमा सकते हैं। इससे बेहतर दिमाग इमरान पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है खान साहब को। इससे बेहतर लोग जो हैं वो नहीं, मेरा ख्याल है कि इतने ज़हीन फ़तीन लोग जो हैं ये कि आप सोचें कि वो इस क्राइसिस में वो ये कह रहे हैं कि भंग उगाएं और भंग के ज़रिए से डॉलर कमाएं। उसामा साहब, मेरी एक अर्ज़ सुन लें, मेरी एक अर्ज़ थोड़ी सी हकीकतें सुन लें। यहाँ पर गवर्नेंस के ये हालात हैं कि 11 बजे से पहले कोई बंदा कोई अफसर अपने दफ्तर में नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि लाइन लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लाहौर के अंदर मैं आपको ले जाता हूँ, अंधाधुंध खुले आम सरे आम बिजली चोरी हो रही है। गवर्नमेंट उस लाइन लॉसेस पे तो काबू नहीं पा सकती, ब्यूरोक्रेसी उसके कंट्रोल में नहीं है। जो जिसका दिल करता है, जितनी कीमत पर दिल करता है वो चीज़ बेचे, कोई किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे बात ये गवर्नमेंट का टॉप एजेंडा जी हमने करप्शन खत्म करनी है। मुझे कोई एक काम बता दे जो बगैर करप्शन के हो रहा है। ना आप गवर्नेंस दे सके, ना आप एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। तो अभी एक सेक्रेटरी को 2 महीने होते नहीं, उसको तब्दील करके उसकी जगह नया ले आते हैं। हालात ये है कि करप्शन सरेआम है, गवर्नेंस पे इनका कंट्रोल कोई नहीं है, और गवर्नमेंट सोच रही है कि जी हम भंग उगाएंगे और उससे डॉलर कमाएंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या अप्रोच है इन लोगों की। आपकी वैसे जो बरामदात और दरामदात है उसमें डिस्पैरिटी आप देख लें कितनी है। डॉलर आपका 173 पे चला गया। डॉलर को अफगानिस्तान में फ़्लाइट से आप रोक नहीं सकते, वो आपके बस में नहीं है, और आप भंग उगाने की बातें हो रही हैं। मैं हैरान हूँ कि ये कैबिनेट जो है इसके बाद कितना टाइम है और ये कितनी की सोच रही है। ये मतलब जो करने की चीज़ है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को सही करें, स्क्रू टाइट करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। किस तरह से लाइन लॉस हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खलड़ी उतार दे उन लोगों की जिनकी वजह से जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली चोरी हो रही है, जिसकी वजह से गैस चोरी हो रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल चोरी हो रहा है। मेरा वो सारी चीज़ें सोए बैठे हैं, इसकी तरफ कोई परवाह नहीं है। उनका ख्याल है कि बस अपोजिशन के 4-5 बंदों को करप्ट कह दो और उसके बाद जनाब सारा काम चल जाएगा। आम आदमी का हशर हो गया सामा साहब। ₹2 आप किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ा सके। पैसा जो था वो डीवैल्यू हो गया। आज से 3 साल पहले जो बंदा 20,000 ले रहा था, अब वो 20,000 10,000 के बराबर चला गया, क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया। और वो चीज़ जो ₹10 की बिक रही थी वो ₹20 की चली गई, और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। सर आप किस तरह से? और फिर बड़ी बेशर्मी से मिसालें दी जाती हैं कि जी इंडिया में डॉलर देख लें, बांग्लादेश में डॉलर देख लें। और भाई इंडिया में पर कैपिटा इनकम तो देख लो, आपकी $1,200 है, वहाँ पर $1,950 है, और बांग्लादेश की $2,200 है। उसका आपका मुकाबला ही कोई नहीं है। उनका जीडीपी देख लें और अपना जीडीपी देख लें, वो जितना हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, आप देख लें कितना कर रहे हैं। आपका उनका कोई मुवाजना हो ही नहीं सकता। वहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, इधर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत देख लें। सर रिजर्व्स भी देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स भी देखें। हम अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, आप चूँकि भंग का वो है ही एक मनफी के जी हमारे यहाँ नशे के लिए होती है, इस वजह से भी तो आप ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अद्वियात के लिए मतलब इनको भंग की जरूरत है, इनको भंग की जरूरत है, वाकई उगानी चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये इनको, बल्कि मेरा तो ख्याल है इनको भंग की जरूरत ही नहीं है, अब कौम को भंग की जरूरत है। ये तो पहले इनके दिमाग सुनना है, अब कौम को भी भंग मिल जाए ताकि वो भी सुन हो जाए। सोचने समझने की सलाहियत ही ना रहे किसी में। कोई ये सोचे ना कि महंगाई हो रही है या नहीं हो रही। या आपके इर्द गिर्द भी लोग इतने परेशान हैं, उनके बिल्कुल जज्बात आपके भी ठीक हैं, ये है, और इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। जो सच है वो ये मसाइल तो हैं, लेकिन अब इनसे निकलने के लिए गुलाम रज़ा साहब
क्या वाकई ये इतनी अजीब बात है कि जी अब आप भांग उगाएंगे? अगरचे वो कह रहे हैं कि जी ये सारी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका के 33 रियासतें हैं अमेरिका की जहाँ पर इसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अद्वियात के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ आप ये सारा फोकस ही आपका भांग पर होने लगा। इस तरह तो ऑलिव्स का हमने सुना है, अब ज़ाहिर 5 साल लगेंगे कि आप जैतून की काश्त कर रहे हैं, कि आपका जो बाहर से ऑयल आ रहा है उसमें बजाय इसके कि हम बाहर से ख़रीद रहे हों, हम एक्सपोर्ट कर रहे हों, तो इसमें अभी टाइम। और फिर ये सुना कि जी जंगलात लगेंगे तो शहद का भी होगा, लेकिन उसका शायद इतना इम्पैक्ट ना हो जितना ऑलिव्स का होगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों में मतलब $1 अरब चले अगर आप भांग की काश्त से हो रहे हैं, कहीं ऑलिव से कोई फ़ायदा होगा, दूसरी चीज़ें हैं। तो ये तो नहीं है कि सारी आप एक्सपोर्ट जो है वो अपनी भांग पर ही कर रहे हैं। या अब टेक्सटाइल कब तक आपका बोझ उठाएगी? कितना अरसा हम कहेंगे जी टेक्सटाइल से कमा लें? तो एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से असल वजह ये है हमारे ये सारे मसाइल की, जिसको आप महंगाई कह लें, बेरोज़गारी कह लें, डॉलर्स की कमी कह लें, उसकी डॉलर की ऊंची उड़ान। हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है, इंपोर्ट्स हमारी उससे डबल हो चुकी हैं। देखें बहुत अच्छी ये सोच है कि भांग को एक्सपोर्ट किया जाएगा और उससे ज़र मुबादला आएगा और डॉलर की कीमत जो है वो डाउन होगी और उससे महंगाई कम होगी, फिर हम उससे EVM मशीनें खरीदेंगे और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। रावत साहब ये कोई नशे के लिए तो नहीं है ना? अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो कम से कम हम तो इस्तेमाल कर सकेंगे ना। नहीं इसके साथ साथ ये भी है कि आप ज़रा वो सुने PTV के ऊपर जो इश्तिहार आया करेगा, भंग के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, 3 दिन पहले भंग को काट ले नहीं तो बारिश आ जाएगी। भाई बात ये है कि ये ऐसी सूरत हाल में बस ये फातिहा पढ़ी जा सकती है सोच के ऊपर कि ये पैसे आते हैं इससे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मजाक नहीं है। जी। और ये एफर्ट की जा रही है, करनी चाहिए, लेकिन इट्स प्रोसेस, एटलीस्ट ये 5-10 साल का प्रोसेस है। क्या आपने वो तमाम मशीनरी लगा ली है जो इसका सेंस तैयार करेगी, जो इसका तेल निकालेगी, जो तेल बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग आपने देख ली है? ये होगा, लेकिन बात ये जो हमारी पहली फसलें हमारे पास पड़ी हुई हैं, चावल है, चीनी, शुगर केन है, गंदम है और उसके साथ इसबगोल है, इसके साथ बाकी दीगर सब्जियां हैं, क्या हमने वो आलू है, वो क्या हमने तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं, उसके ऊपर जोर लगा लिया है और कल्टीवेटेड लैंड जो है हमने उसका रकबा बढ़ा दिया है और किसानों को हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिए हैं? क्या अब उसको हम कह रहे हैं कि क्योंकि इनके पास सर गंदम की कीमत बढ़ाई है, पैदावार करने के लिए कुछ और नहीं है? कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है जी हम किसानों के पास गंदम बाहर से खरीद रहे हैं क्योंकि हमने इतनी तवज्जो नहीं दी ज़राअत पर, अब हम उसकी कीमत बढ़ा दी है, किसान तक पहुंच रहे हैं ताकि उसको ज़्यादा पैसे दें, वो गंदम उगाए। नहीं, वो जुमला इस तरह से बनता है कि हम बाहर से गंदम खरीद रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुई थी। सर वो पिछले साल से ज्यादा हुई होगी, लेकिन जरूरियात से कम। अब अफगानिस्तान तो सारी स्मगल हो रही है, जरूरियात से कम नहीं हुई थी। मैं लैंड है, ये जो सब्जियों की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, जिम्मेदारी की तजादात के ऊपर बात कर, जी करें तजादात के ऊपर बात कर लें। आज इन्होंने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। जब 5 साल पहले 4 साल पहले कहा जाता था कि पेशावर में इसलिए बिजली ज़्यादा बंद होती है कि लाइन लॉसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उस वक्त कहते थे ये पॉलिटिकली जो है वो विक्टिमाइजेशन की जा रही है, आज अपने मुंह से मानना है। अब ये मैं बताऊँ आपको कि दिसंबर 2018 में ये मुटियारी वाला मंसूबा शुरू हुआ था और इसका इफ्ताह हो रहा है आज। इसमें क्या था, 1973 टावर बन चुके हैं, लग चुके हैं, ट्रांसमिशन के तारें डल चुकी हैं और अभी आज इसका इफ्ताह हो रहा है। ज़रा अखलाकी इन्हतात हमें एक एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है अपने ऊपर। एक तो अखलाकी एमरजेंसी की ज़रूरत है, दूसरा हमें एक ऐसी मुआशी एमरजेंसी की ज़रूरत है कि अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि बच्चों के दूध और अद्वियात के अलावा पाकिस्तान में 5 साल के लिए कोई बाहर की चीज़ किसी गैर मुल्क से नहीं आएगी, जो मर्जी हो जाए। बहुत अच्छे अपनी चीज़ों के ऊपर। गुलाम मुर्जा साहब 1 मिनट यहाँ ठहरे। ताजिर जो एहतजाज करेंगे, जिनका मैं आपको एक बात बताऊं, इनको अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा।
मैं आपको बेट लगा के कहता हूं कि चाइना से खिलौने और बेताशा ऐसी फजूल चीजें आती हैं जो एक दफा इस्तेमाल हुई और वो गिर खत्म हो गई, और आप अरबों डॉलर उन पे खर्च कर रहे हैं, अरबों डॉलर। जनाब मार्केट में जाके देखे तो सही, चाइना से कितना सामान आता है जिसपे अरबों डॉलर जाया किया जा रहा है, वो रोज कूड़ा क्रिकेट बन के वो बाहर जा रही हैं। और आप फिर वो नून लीग के दौर में था, इंपोर्ट्स आपकी इतनी ज्यादा हुई थी, जो चीज बाहर से सस्ती थी लाते रहो, उसी से तो आपकी इकोनॉमी में एक बूम आया हुआ था। तो इन्होंने शुरू में आकर वही जो इंपोर्ट्स हैं उनको बंद किया, तो वो इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन हो गई। प्रायोरिटी लगानी है कि कौन सी चीजों की आपको जरूरत है, कौन सी लग्जरी आइटम्स। बिल्कुल आप जरा सोचें कि रोज महंगी गाड़ियां में आपके इस्तेमाल में कितनी ऐसी चीजें हैं जो फजूल आप खरीदते हैं। खिलौने हैं ऐसे बेतहाशा खिलौने जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, सर, और उसपे अरबों डॉलर आपके खर्च हो रहे हैं। एक तरफ आपका कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, आपका डॉलर बाहर जा रहा है, आपको डॉलर की जरूरत है, और दूसरी तरफ मैं आपको वो लिस्ट ला देता हूँ अरबों डॉलर की आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों की जो फजूल है, जिनका कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ना भी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, महंगी गाड़ियां बाहर से लाई जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कॉस्मेटिक्स, पता नहीं क्या कुछ, और इंपोर्टेड खुराक की भी चीजें बिल्कुल ही आनी चाहिए। मगर उससे जो यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं उसका इंपोर्ट का, वो कहेंगे जी हम तो बर्बाद हो गए। आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। आप ऐसी चीजों को क्यों मंगवाते हैं जो यहाँ पर बन सकती हैं, सस्ती बन सकती हैं? क्यों आप इस तरह की चीजों की इंपोर्ट को अलाउ करते हैं? चले इस पर हम और भी बात करेंगे, और साथ ये बात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, कि वो घर में सीढ़ियों से गिर गए और ज़ख्मी हो गए, और डॉक्टर ने उनको कुछ हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। अब ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हम बातें कर रहे हैं कि जी अवामी मसाइल हैं, तो अपोजिशन लीडर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो अवामी मसाइल को लेकर जाएँ। और अभी ये जिस तरह EVM की बात हो रही है, तो अब वो तो शायद बिल्कुल सामने नहीं आ सकेंगे। अलबत्ता मरीम साहिबा फिर दोबारा एक्टिव हो गई हैं। ये चक्कर क्या है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, और अभी चंद दिन पहले ही बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, ख़ास तौर पर जब ये कहा गया कि जी वो बरतानिया में उनके हक़ में फ़ैसला सामने आ गया है, और फिर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया गया, और उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई। वो कुछ दिन पहले वो चीज़ सामने आई थी, और सलमान शहबाज के हवाले से थी कि जी उनके अकाउंट्स जो हैं वो अनफ्रीज़ कर दिए गए हैं, मुंजमद किए गए थे, वो अब दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हम बिल्कुल अब साफ शफाफ हो गए हैं, और बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पता नहीं उनको नज़र लग गई। ऊपर से मरीम साहबा ने कह दिया इंटरनेशनल सादिक और अमीन उनको कह दिया, वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, और फिर शहबाज शरीफ साहब भी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि हादसुट, तो ऐसे वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई। लेकिन उसके बाद अब पता चला है कि जी वो घर में सीढ़ियों से कहीं गिर गए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। पहले भी उनको कमर की तकलीफ़ है, और ख़ास तौर पर बाबर डोगर साहब, जब ये नैब का सारा मामला था, मुझे जिस तरह याद है आप पहले ही बता दिया करते थे कब कमर की तकलीफ़ होगी नहीं होगी, लेकिन इस दफ़ा खबर आई है कि उनको चोट लगी है और डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दिया है। लेकिन अजीब बात यह है कि मैं देख रहा था मरीम साहिबा के अब बयान दोबारा आने शुरू हो गए हैं। तो ये वो कह रही हैं कि अब चचा जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो ज़ाहिर है किसी ने तो आगे आकर अवाम की तर्जुमानी करनी है। तो ये सीन हुआ है, ऊपर से महंगाई का है, ये ज़्यादा वक्त था कि अपोजिशन इस पर कैपिटलाइज करती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, उनमें उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। समझ साहब, शहबाज को किसी ने गिरते देखा? कोई वीडियो, कोई ऐसा विजुअल, कोई CCTV कैमरा? सर ये घर पे नहीं गिरे। जो वाक़या बयान किया जा रहा है कि कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉडल टाउन में, तो वो 2nd फ्लोर पे वो मीडिया हॉल है जहाँ पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो नीचे आ रहे थे तो वहाँ पर वो स्लिप हुए, जो बात की जा रही है। और उनके साथ जो 2-3 लोग नीचे उतरे हैं, मैंने उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर हमने इन्हें गिरते हुए तो बिल्कुल ही नहीं देखा। उसके बाद वो गाड़ी में बैठे हैं, जब वो गाड़ी में बैठ रहे तो मरियम की गाड़ी एंटर हो रही थी, वो गाड़ी से बाहर निकल रही थी। वो उनसे जाके मिली, और वहाँ पे उन्होंने वो हिस्टोरिक इंटरनेशनल सादिक अमीन का जो लक़ब है अपने चचा को दिया कि जनाब मैं मुबारक हो। और वो चचा को दिल से नहीं दिया, सिर्फ मीडिया वालों को दिखाने के लिए दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मीडिया के लिए होती हैं, अंदर खाने वो चीज़ें नहीं होती हैं। और जब वो मीडिया को दिखाई जा रही होती तो मज़ीद शक पुख्ता हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जैसे हमदा शहबाज जो है उसको साथ ज़बरदस्ती बिठा के उस दिन उन्होंने वो मीटिंग की, और लग रहा था कि ज़बरदस्ती बिठाया गया, और जिस तरह उसको जनाब वो शफकत दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली लग रहा था कि ये बिठा के कहलवाना कि खानदान का सरबराह और पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ ही है, वही जो कहेंगे वो होगा, यानी अल्टीमेटली मैं ही जो कहूँगा। हाँ,
अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एहतजाजन ये गिरने का ड्रामा करके और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं घर अब आराम करूंगा 5-7 दिन मैं नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर तो जो मौका था इस वक्त आने का, यानी ऑपोजिशन की तर्जमानी, अवाम की तर्जमानी करने का, महंगाई का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, ये बड़ा अहम मामला है, चाहे ये अमेरिका वाला हो, तो वो इस वक्त क्यों पीछे चले जाएंगे? समझ साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमदा शहबाज को ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के बैठाया गया मरीम के साथ। शहबाज शरीफ पे भी प्रेशर है कि जनाब जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें नवाज शरीफ जो है वो एड्रेसेस भी कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं, और आप देखें कि पार्टी का सरपरस्त आला खिताब कर रहा है और पार्टी का सदर अभी तक उसने एक सिंगल मीटिंग अटेंड नहीं की, एक सिंगल मीटिंग अटेंड नहीं की। मॉडल टाउन में वो मीटिंग्स हो रही हैं, कल भी मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो आए लेकिन उन्होंने कल साहिवाल डिवीजन की मीटिंग नहीं अटेंड की। आप जरा गौर करें, उन पे बहुत प्रेशर है कि मीटिंग अटेंड करें। आप भी वहाँ पर बैठे, पंजाब का प्रेसिडेंट वहाँ पर है, शाहिद खान अब्बासी वहाँ पर है, बाकी लीडरशिप वहाँ पर है, पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों नहीं? और ये तो अब उन्होंने वो गिरने का बहाना बना के कहा जी मेरी तो चोट आ गई और डॉक्टर ने कहा कि आप आराम करें। ये वही कोरोना है कि जब उनको कोरोना हो गया था और उन्होंने कहा था जी जब वो या कमर की दर्द हो जाती है या कोरोना हो जाता है या वो इस तरह से स्लिप हो जाते हैं और जब नवाज शरीफ उनसे कुछ चाह रहे होते हैं तो वो उसके गायब हो जाते हैं। या वो नैब की कस्टडी में चले जाते हैं या कमर दर्द शुरू हो जाती है या कोरोना हो जाता है या कोई इस तरह गुलाम रज़ा साहब, ये अब बड़ा अहम मरला है नून लीग के लिए कि कारकुनों को बुलाया जा रहा है डिवीजन वाइज, कभी रावलपिंडी, कभी जनूबी पंजाब, दीगर जगहों के। तो उस वक्त ये चीज़ें अब क्या आपका ख्याल है कि दबी रह जाएंगी, लोगों को समझ नहीं आएंगी और पार्टी के कारकुन अगर डिमोरलाइज हो जाएंगे, वहाँ पर बातें हो रही होंगी जी लीडरशिप में इख्तलाफ है, ख्वाजा आसिफ लेवल के लोग कह रहे होंगे, वो इंटरव्यू देकर ख्वाजा आसिफ कह रहे होंगे कि जी फ़ौज ने तो कभी कोई गलत कुछ किया ही नहीं और ये इदारों का टकराव नहीं, तो शख्सियात का टकराव होता है। मैं जब भी वज़ीर रहा फ़ौज ने पूरी तरह मुझे फैसिलिटेट किया। नवाज शरीफ साहब तकरीरों पे तकरीरें करेंगे इदारों के ख़िलाफ़। तो ये लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, इनके कारकुन बददिल नहीं हो जाएंगे कि ये जी शहबाज शरीफ साहब तो आ ही नहीं रहे, हमजा को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि जो चोट लगी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, अल्लाह उनको सेहत दे। चोट कहाँ पे लगी है सर? किसी भी किसी भी बीमारी उनकी तरफ आ गया लगी चोट, उनकी तरफ से तो आया। जी गुलाम साहब, वो देखें दिल पे चोट है, दिल पे चोट है सर, ये पाँव पे नहीं है। अच्छा चलें ठीक। अच्छा, वो दूसरी बात ये है कि ये अभी ऐसे ही गुड कॉप बैड कॉप चलेगा। ये इंटैक्ट करने की कार्रवाई है, पिछली दफ़ा हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि ये वर्कर्स को इंटैक्ट रखने की कार्रवाई है, लेकिन की इसलिए गई थी कि एक जो लोग नारा पसंद करते हैं, जो जज्बातियत पसंद हैं, जो इस तरह की चीज़ों को पॉलिटिकल मूवमेंट में देखना चाहते हैं, उन लोगों को मरियम जो है वो अपने साथ लगाए रखे, और जो सीरियस मुल्क की सियासत करना चाहते हैं, खिदमत को, काम की अजमत को समझते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं मुल्क को, तो वो अपने तौर पे अलहदा से अपना एक क्लाउड जो है वो चलता रहे। तो ये अभी मदगम हो जाएगा बहुत जल्द। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द मदगम हो जाएगा, इदगाम होगा। और ये फिर आप देखेंगे कि इख्तियारात उन्हीं के पास होंगे जो काम करने वाले हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करेंगे, कर रहे हैं, वही इस पार्टी में भी वही लोग होंगे जो जिनको रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत को वो पसंद करते हैं और वो बाकी सियासतदानों की तरह अपनी इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा चलें, अब चूँकि बिल्कुल 1 मिनट मेरे पास रह गया है, तो हमने जो आपको शुरू में बताया था वो हम आपको दिखाते हैं ऑन लाइटर नोट कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से मरीज़ का इलाज किया और फ़ीस किस तरह वसूल कर ली। ये साहिवाल का जी वाक़या है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। डॉक्टर सैयद गज़नफ़र साहब हैं, तो इनके पास एक मरीज़ आया चेक करवाने के लिए, तो वो उसने कहा जी मेरे पास तो रकम नहीं है, फ़ीस नहीं है अदा करने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि जी मैं तो जी बस शादी ब्याह पर इस तरह गाने वगैरह गाता हूँ, दीगर मौक़ों पर गाने गा देता हूँ। तो फिर लवाहिकीन के ने ये बताया मरीज़ के हवाले से, तो इस जवाब पर डॉक्टर ने कहा कि चलो जी फिर गाना सुना दो। तो उन्होंने गाना सुनाया, तो आप देख रहे हैं उसके बाद डॉक्टर साहब भी जनाब उस पर बड़े खुश हुए हैं और फिर मरीज़ को मुफ्त चेक किया और उनको घर रवाना कर दिया। वैसे देखें होता यह है कि डॉक्टर के पास बंदा जाए जी, वो फ़ीस का सुन के बेचारा परेशान ना हो जाए, तो उसका आधा इलाज तो मेरा ख्याल है इसी तरह हो जाता है
कि उसको रिलैक्स कर दिया जाए। तो जिस तरह हमने आज प्रोग्राम में भंग की भी हवाले से बात की है और दूसरा जो लोगों के लिए मसाइल हैं, तो वो ये देखकर शायद वो भी बहल जाएं कि जी जो टैलेंट है वो दिखाकर अब डॉक्टर्स के पास जाके जिसके पास है उनकी तो फीस कम से कम डॉक्टर से तो माफ़ करवा ले कि वहाँ से कोई रियायत कर ले। तो जनाब बहरहाल हम डॉक्टर साहब को अप्रीशिएट करते हैं कि उन्होंने जनाब ये उसकी दिलजोई भी की है और उसका इलाज भी किया है मरीज़ का। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।